हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन बाइट पर। भूगोल के हमारे लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सौरमंडल के बारे में जाना था, अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं व अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के बारे में जाना था। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पृथ्वी व उसकी गतियाँ। इस चैप्टर में हम कई महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी में जो गतियाँ होती हैं, दिन रात होने की जो प्रक्रिया होती है, वायुमंडल में कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं या कौन कौन से स्थानीय चक्रवात होते हैं, कौन सी स्थानीय पवनें होती हैं। इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की आकृति को। तो पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की होती है। फर्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है। हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल का जो मुखिया होता है सूर्य होता है और उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो सभी ग्रह होते हैं। तो पृथ्वी भी उन्हीं सभी ग्रहों में से एक है। पृथ्वी सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका आकार अंडाकार होता है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार किस प्रकार होता है और अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं गोलाकार है, अंडाकार है, चौकोर है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी किस प्रकार की है, किस आकार की है, अंडाकार। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को जो दो भागों में रेखा बीचों बीच से बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी जो ध्रुवों की तरफ व्यास होता है वो 12,713 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमध्य रेखीय परिधि यानी पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि होती है वो 40,075 किलोमीटर होती है और पृथ्वी की जो ध्रुवीय परिधि होती है वो 40,000 किलोमीटर होती है। तो भूमध्य रेखीय परिधि कितनी हो गई, 40,075 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर स्थलखंड यानी जो पर्वत हैं, पठार हैं, वन है या जिस पे मानव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, वो स्थलखंड कितने भाग में फैला हुआ है, तो 29% में स्थलखंड है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर जलमंडल क्षेत्र यानी पृथ्वी पर जितने भाग में जल पाया जाता है वो कितना है, वो 71% है। तो जितने में स्थलखंड है वो है 29% और जितने में जलमंडल का क्षेत्र है वो है 71%। चलिए, अभी हमने जाना कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की होती है, उसका भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है, भूमध्य रेखीय परिधि क्या होती है, स्थलखंड या जलमंडल क्षेत्र कितना होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं पृथ्वी पर किस प्रकार की जो गतियाँ होती हैं उन्हें समझते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। ये हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अंडाकार आकार की है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो अंडाकार मार्ग में लगाती है। और इसकी समयावधि क्या होती है यानी कितने समय में ये चक्कर लगाती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकेंड में। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकेंड में लगाती है, अर्थात 365 सही 1/4 दिन में। यानी इसको आप एक वर्ष भी बोल सकते हैं कि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये चक्कर किस आकार में लगाती है, अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, साधारणतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं एक वर्ष में, 365 दिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है कितने समय में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। मतलब जब पृथ्वी जिस जगह है उसी जगह अपनी धुरी पर घूमती है तो वो कितने समय में लगाती है चक्कर, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। मतलब 24 घंटे में जो दिन रात की प्रक्रिया होती है उस समय पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है,
पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने को या सूर्य की परिक्रमा करने को परिक्रमण काल कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है या चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण काल कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर घूमने को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति मतलब जो डेली जो गति होती है, दैनिक रूप में जो गति होती है, उसे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी पर किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, ये जानने के बाद अब हम जानते हैं कि पृथ्वी में दिन रात की प्रक्रिया जो होती है या दिन रात जो छोटे बड़े होती हैं वो प्रक्रिया किस प्रकार होती है, वह ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है। सूर्य जब भूमध्य रेखा पर मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है तो इस प्रक्रिया को विषुव कहते हैं। मतलब सूर्य जब भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी पर बीचों बीच मध्याह्न में ऊर्ध्वाधर होता है तो इस प्रक्रिया को विषुव कहते हैं। और ये विषुव की स्थिति कब होती है? ये विषुव की स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है। अगर आपसे परीक्षा में विषुव की स्थिति पूछी जाती है और डेट बतानी पड़े आपको तो ये स्थिति 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी गोलार्ध में इस विषुव की स्थिति को वसंत विषुवत व शरद विषुवत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुवत व शरद विषुवत विषुव की स्थिति को कहते हैं। अब ये जो विषुव की स्थिति है जो 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है, इस दिन ऐसा खास क्या होता है? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो 12-12 घंटे के होते हैं। मतलब दिन भी 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रात छोटी होती है। आप सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होते हैं। मैं आपको इसे चित्र के माध्यम से समझाती हूँ। पृथ्वी को जब बीच से डिवाइड करते हैं तो ऊपर का जो भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो नीचे का भाग होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे व रात बड़ी होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रात छोटी होती है और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे व रात बड़ी होती है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर एजुकेशन बाइट सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पर सारे वीडियो और उनकी PDF वहां पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम जानते हैं अपसौर व उपसौर की प्रक्रिया क्या होती है। तो पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इस स्थिति को सूर्योच्च, रवि उच्च व अपसौर कहते हैं। मतलब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है वह स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। और इस स्थिति को सूर्योच्च बोलते हैं, रवि उच्च बोलते हैं व अपसौर बोलते हैं। इसी के विपरीत पृथ्वी जब सूर्य से सबसे पास में होती है, सूर्य से न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, तो इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। आपसे परीक्षा में उपसौर व अपसौर में अंतर पूछा जा सकता है। इनकी डेट्स पूछी जा सकती हैं कि इनकी डेट क्या है, कब न्यूनतम दूरी होती है, कब अधिकतम दूरी होती है, इसे क्या बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि 3 जनवरी को उपसौर की प्रक्रिया होती है, तो इसकी निकटतम दूरी जो है वो कितनी होती है? 14.73 करोड़ किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पूछी जाती है तो वो कितनी होती है? 14.73 करोड़ किलोमीटर। और अगर आपसे सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी पूछी जाती है तो वो कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होती है? 4 जुलाई को, जिसे क्या कहते हैं? सूर्योच्च, अपसौर
व रवि उच्च कहते हैं। देखिए, ये पॉइंट्स देखने में बहुत ही छोटे हैं, चित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप PDF देखते हैं, PDF से नोट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो आप वीडियो को 2 से 3 बार, 3 से 4 बार कंटिन्यू देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, इनको ध्यान से समझते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इन्हीं वीडियो से तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अभी तक हमने जाना कि अपसौर और उपसौर की प्रक्रिया क्या होती है। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया कैसे होती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो होता है सौरमंडल का केंद्र होता है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करती है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है तो यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। नेक्स्ट हम जानते हैं चंद्र ग्रहण की प्रक्रिया को। जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। और यह स्थिति कब होती है? पूर्णिमा के दिन। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है, किस दिन होती है, तो यह पूर्णिमा के दिन होती है। नेक्स्ट हम जानते हैं सूर्य ग्रहण को। जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के बीच में आ जाता है, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है। तो कौन सी प्रक्रिया होती है फिर? सूर्य ग्रहण। तब सूर्य ग्रहण होता है। और यह स्थिति कब होती है, किस दिन होती है? यह स्थिति अमावस्या के दिन होती है। चलिए, अब हम जानते हैं पृथ्वी पर जो वायुमंडल की संरचना होती है वो किस प्रकार होती है, पृथ्वी पर कितने मंडल पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। वायुमंडल में कुल 5 मंडल होते हैं। फर्स्ट है क्षोभ मंडल। ये जो मैंने मंडल लिखे हुए हैं, ये पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है वो नीचे से ऊपर जिस क्रम में चलता है उस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो सबसे नीचे क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल 0 से 18 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। अब ये मौसमी घटनाओं से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है जैसे बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं, ये सभी जो होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट है समताप मंडल। ये 18 से 50 किलोमीटर में फैला है। इसमें वायु परिवहन तथा ओजोन परत होती है। वायु परिवहन से मतलब हेलीकॉप्टर उड़ता है, हवाई जहाज उड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? समताप मंडल में। और यह 18 से 50 किलोमीटर में विस्तृत है। थर्ड है मध्य मंडल। ये 50 से 80 किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य मंडल में जो तापमान होता है उसमें गिरावट हो जाती है। मध्य मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है। फोर्थ है आयन मंडल। इसका विस्तार 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है। अब आयन मंडल में क्या होता है? तो इसमें विद्युत आवेशित कण जो होते हैं वो पाए जाते हैं और रेडियो तरंगें यहीं से पृथ्वी पर वापस लौटती हैं। मतलब आयन मंडल से ऊपर रेडियो तरंगें नहीं जाती हैं। रेडियो तरंगें आयन मंडल तक आती हैं और यहीं से पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं। लास्ट और फिफ्थ है वायुमंडल। वायुमंडल का विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर होता है और वायुमंडल में जो तापमान होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी हमने जाना कि वायुमंडल में कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं। पहला क्षोभ मंडल जो 0 से 18 किलोमीटर तक फैला है, इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। सेकंड है समताप मंडल जो 18 से 50 किलोमीटर में फैला है, इसमें वायु परिवहन तथा ओजोन परत होती है। थर्ड है मध्य मंडल जो 50 से 80 किलोमीटर में फैला है, इसमें तापमान में गिरावट आ जाती है। फोर्थ है आयन मंडल जो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक फैला है, इसमें क्या होता है? विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं और रेडियो तरंगें यहीं से पृथ्वी पर वापस लौटती हैं।
लास्ट और फिफ्थ है वायुमंडल। इसमें 640 किलोमीटर से ऊपर का जो भाग होता है वो वायुमंडल में जाता है और इसमें तापमान जो होता है 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप लोग हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, समझिए अच्छे से, बार बार सुनिए। अगर आप बार बार सुनते हैं, उसे दोहराते हैं, लिख के देखते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके आज के वीडियो में हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा क्या होती है और कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो फर्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.08%। सेकेंड है ऑक्सीजन। इसकी मात्रा कितनी होती है 20.94%, या यहाँ पर हम इसे 21% भी मान सकते हैं। अगर आपसे 21% ऑप्शन में आता है तो आप 21% लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई 20.94% या 21%। थर्ड है ऑर्गन। ये इसकी मात्रा होती है 0.93%। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा होती है 0.031%। CO2 की मात्रा क्या होती है 0.031%। लास्ट है हाइड्रोजन। इसकी मात्रा होती है 0.0005%, मतलब 0 उसके बाद 4 0 और 5%। तो ये वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जानते हैं स्थानीय पवनों को। स्थानीय पवनों से मतलब है कि आपको कोई स्थान बताया जाएगा और वहाँ पर जो स्थानीय पवनें चलती हैं उनको बताया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पवनें लिखी हुई हैं, उनसे संबंधित स्थल लिखे हुए हैं। तो जानते हैं हम इन पवनों को। फर्स्ट है फोन नामक पवन, जो कहाँ पर चलती है आल्प्स पर्वत पर। सेकंड है चिनूक, यह उत्तरी अमेरिका में चलती है। थर्ड है मिस्ट्रल, यह फ्रांस में चलती है। फोर्थ है सिरक्को, जो कि सहारा मरुस्थल में चलती है। फिर है वर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में चलती है। फिर है सिमूम, ये ईरान में चलती है। नेक्स्ट है सांता आना, यह कैलिफोर्निया में चलती है। नेक्स्ट है लू, जो कि भारत पाकिस्तान में चलती है। तो ये कुछ स्थानीय पवनें हैं, इम्पोर्टेंट स्थानीय पवनें हैं, इनसे संबंधित स्थल हैं जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इन्हें हम एक बार रिवाइज करते हैं। फोन नामक पवन आल्प्स पर्वत पर चलती है। चिनूक उत्तरी अमेरिका में, मिस्ट्रल फ्रांस में, सिरक्को सहारा मरुस्थल में, वर्ग दक्षिण अफ्रीका में, सिमूम ईरान में, कैलिफोर्निया में जो चलती है वो सांता आना, और लू भारत पाकिस्तान में चलती है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि किस प्रकार के स्थानीय चक्रवात हैं और वो कहाँ कहाँ पर आए हैं, उन्हें हम जानते हैं। स्थानीय पवनों को जानने के बाद हम जानते हैं स्थानीय चक्रवात को। तो टॉर्नेडो नामक जो स्थानीय चक्रवात है वो कहाँ आया है मिसिसिपी नदी बेसिन पर। टाइफून नामक स्थानीय चक्रवात चीन, जापान व फिलीपींस में आया। विली विली उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रिया में। हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी में। डोना कैटरीना यूएसए में व चक्रवात एवं थाड़े भारत में। ये कुछ स्थानीय चक्रवात हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्थानीय चक्रवात हैं और ये इनसे संबंधित स्थान है, तो आप इनको याद कर लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अभी हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ा, जैसे वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, उनकी कौन कौन सी मात्रा होती है, स्थानीय पवनों को, स्थानीय चक्रवातों को जाना। अब हम जानते हैं पछुआ पवनों के बारे में। आप सभी ने पछुआ पवन का नाम सुना होगा। तो पछुआ पवनें जो होती हैं वो निम्न वायुदाब से कटिबंध की ओर चलती हैं। ठीक है, पछुआ पवनें निम्न वायुदाब से कटिबंध की ओर चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पछुआ पवनें उच्च वायुदाब से उपध्रुवी की ओर चलती हैं। तो पहला पॉइंट हमने समझ लिया, पछुआ पवनें निम्न वायुदाब से कटिबंध की ओर चलती हैं व उच्च वायुदाब से उपध्रुवी की ओर चलती हैं। अब ये जो पछुआ पवनें होती हैं इन्हें
40, यहाँ पर ये परसेंट नहीं है, 40 डिग्री पर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास से जब गुजरती हैं तो इसे गरजता चालीसा बोलते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें प्रचंड पचासा बोलते हैं। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें चीखता साठा बोलते हैं। अब हम इन्हें चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब दक्षिणी अक्षांश में 40 डिग्री पर ये रेखाएं गुजरती हैं तो इन्हें 40 डिग्री पर गरजता चालीसा बोलते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें प्रचंड पचासा बोलते हैं और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें चीखता साठा बोलते हैं। इन्हें याद करना बहुत ही आसान है। 40 से यहाँ पर चालीसा हो गया, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का मतलब गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब 50 से यहाँ पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास से चीखता साठा, यानी 60 से साठा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।